ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ 2024 का राशिफल लेकर। कैसा रहेगा यह वर्ष, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। चूँकि बाकी जो है वो मासिक राशिफल, साप्ताहिक, गोचर इत्यादि पे चर्चा पूरे वर्ष होती रहती है, मुख्य मुख्य घटनाओं पर, ज्योतिषीय घटनाओं के ऊपर। लेकिन एक वर्ष का सारांश कि किस प्रकार का यह वर्ष रहने वाला है, कहाँ कहाँ मुख्य कौन सा क्षेत्र है जो शुभ प्रभाव में रहेगा, कौन सा क्षेत्र है जो अशुभ प्रभाव में रहेगा, जहां आपको पहले से तैयारी करनी चाहिए या ध्यान रखना चाहिए, किस प्रकार की सावधानी बरतें, इन तमाम चीज़ों के ऊपर जो है एक सारांश के रूप में 2024 के ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं आपके साथ। और नए दर्शक जो हैं उनको बता दूं कि जो मेरा राशिफल होता है यह लग्न राशि पर आधारित है। इसके लिए चंद्र राशि, नामाक्षर या सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपने लग्न राशि को आधार माने। दूसरा, यह बेहद सामान्य आधार पर है। आपका जो वास्तविक प्रभाव पड़ता है वो आपकी कुंडली किस प्रकार की है, इस समय वर्तमान में या 2024 में आप किस महादशा से, किस अंतर्दशा से, किस प्रत्यंतर दशा से गुजरेंगे, परमानेंट कुंडली में ग्रहों की स्थिति क्या है, उस पर निर्भर करता है। लेकिन एक संभावना किस प्रकार की जो है वो दर्शा रहा है यह वर्ष आपके लिए मोटा मोटी, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, उस पर दृष्टि डालेंगे। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट astrotips.in है, उसके माध्यम से आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। राशिफल मैं अलग से दे रहा हूँ। इसके अलावा सफलता के सूत्र नाम से मैं अलग से वीडियो दूंगा सभी राशियों के लिए अलग से, उसे आप देखेंगे। शनि का 2024 में अलग अलग राशियों पर क्या प्रभाव होगा, उस पर एक वीडियो अलग से दूंगा। और राहु केतु का प्रभाव 2024 में किन किन राशियों पर किस प्रकार का होगा, उस पर वीडियो भी मैं अलग से देने वाला हूं। लगेगा 15-20 दिन, महीने का समय लगेगा सारे वीडियो आने में, लेकिन उन चीज़ों पर मैं चर्चा करने वाला हूं। अभी फिलहाल एक एक करके राशियों का सारांश क्या है, चाहे वो विवाह का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, करियर का क्षेत्र हो, संतान का क्षेत्र हो, जमीन जायदाद से संबंधित किन चीज़ों पर ध्यान रखना है, या कौन सा समय एक मोटा मोटी जो है वो आपके लिए अनुकूल रहने वाला है, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं आपके राशि के लिए क्या कह रहे हैं सितारे 2024 में। है सिंह लग्न राशि जिनकी है उनके लिए किस प्रकार का यह वर्ष रहने वाला है। सबसे पहले देख लिया जाए कि जो प्रभावशाली ग्रह हैं वो आपके कौन कौन से कुंडली में किस किस भाव को प्रभावित कर रहे हैं। केतु और राहु की स्थिति देखा जाए तो अच्छी जगह पर नहीं है, नकारात्मक स्थान पर दोनों का ही प्रभाव बन रहा है। राहु आपके अष्टम में रहेंगे पूरे वर्ष पर्यंत, और केतु आपके दूसरे भाव में रहेंगे पूरे वर्ष पर्यंत। शनि का प्रभाव वक्री मार्गी होते हुए आपके सप्तम भाव पे रहेगा। चूँकि शनि जो है वो सप्तमेश भी हैं, तो इस कारण यहाँ पर यह शश नामक राजयोग भी बना रहे हैं। लेकिन लग्न के परम शत्रु हैं और सीधी दृष्टि लग्न पर जाएगी, यहाँ से 10वीं दृष्टि आपके चतुर्थ भाव में जाएगी और तीसरी दृष्टि नीच राशि भाग्य स्थान पर जाएगी। तो यहाँ पे यह राजयोग बनाते हुए भी यह कई जगह संकट की स्थिति उत्पन्न करने की स्थिति में शनि बने हुए हैं। इसीलिए मैं जब बोलता हूँ हमेशा कि आप केवल कई बार लोगों को आता है कि मेरे कुंडली में तो ये पंच महापुरुष राजयोग बन रहा है। निश्चय ही शनि जब एकादश भाव में हो, या एक आपने कुंभ राशि में हो शनि वालों के लिए, या किसी के भी कुंडली में अगर केंद्र भाव में हो, मकर राशि के, कुंभ राशि के या तुला राशि के, तो वो जो है वो शश नामक पंच महापुरुष राजयोग जो होता है उसमें से एक राजयोग शश राजयोग है, वो बनाते हैं। लेकिन क्या वह कितना योगकारी होगा और किस क्षेत्र के लिए योगकारी होगा, ये देखना आवश्यक हो जाता है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए सप्तम भाव में तो बना रहे हैं, लेकिन इनकी नीच दृष्टि भाग्य स्थान पर, इनकी एक परम शत्रु दृष्टि लग्न के ऊपर, इनकी चतुर्थ भाव में दृष्टि जो है वो शत्रु राशि वृश्चिक मंगल की राशि पर पड़ रहा है। तो यहाँ बहुत योगकारी नहीं है। देवगुरु बृहस्पति बहुत योगकारी ग्रह हैं सिंह वालों के लिए, और यहाँ पर आपके अष्टम और पंचम भाव के स्वामी हैं। पंचमेश होकर के भाग्य स्थान पर गोचर करेंगे मई तक, और मई के से जो है वो मई के बाद जो है वो आपके वो दसम भाव में गोचर करेंगे। तो बृहस्पति का जो गोचर है वो काफ़ी शुभता लिया हुआ है। तो कुल मिलाकर के शनि, राहु और केतु बहुत शुभ स्थिति उत्पन्न नहीं कर रहे हैं, लेकिन बृहस्पति शुभ स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं। बाकी ग्रहों का गोचर होता रहेगा। तो किस प्रकार का प्रभाव, किस प्रकार का सारांश, किस प्रकार का संकेत यह वर्ष आपके लिए किन किन क्षेत्रों में दिखा रहा है, इस पर करते हैं अब चर्चा।
सबसे पहले आय के क्षेत्र को देख लिया जाए। आय का क्षेत्र अगर देखूं तो मैं व्यापारी वर्ग जो है, जो लोग व्यापार में हैं, उनके लिए यह वर्ष विशेष योगकारी बन रहा है। कुछ नए और विशेष करके वर्ष का जो पहला तिमाही है, फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर, और लास्ट क्वार्टर, अंतिम तिमाही साल की, मैं जनवरी से दिसंबर की बात कर रहा हूँ, फाइनेंशियल ईयर की बात नहीं, यानी जनवरी फरवरी मार्च और उधर अक्टूबर नवंबर दिसंबर का जो महीना है, लगभग नवंबर दिसंबर का महीना, वो आपके लिए ज़्यादा योगकारी है, फ्रूटफुल है, रिटर्न देने वाला है। इसमें नए अनुबंध, व्यापार में विस्तार, कार्य क्षेत्र में विस्तार, धन की अच्छी प्राप्ति, इन सब चीज़ों के लिए काफ़ी अच्छा योग बना रहा है। काम खूब आगे बढ़ने की संभावना इस दौरान आपकी बनेगी। मध्य भाग जो है वो संवेदनशील हो रहा है। अगर कोई आपको नया प्रयोग करना हो, आपको कोई अनुबंध करना हो, नया कोई एक्सटेंशन करना हो, कोई इन्वेस्टमेंट करना हो, तो प्रयास करिए कि वर्ष के मध्य भाग में आप उसे ना करें, क्योंकि वो उससे थोड़ी नुकसान आपको हो जाए। कोई नई साझेदारी करनी हो किसी के साथ, इन सब चीज़ों को आपको मध्य भाग में अवॉइड करना है, तभी ठीक रहेगा, अन्यथा हानि हो सकती है, क्योंकि वो संवेदनशील बन रहा है उस दौरान। प्रारंभ का हिस्सा और अंतिम हिस्सा काफ़ी अच्छा है। मई के बाद बहुत से लोग, जो लोग नौकरी की पेशे की बात करूं तो मई के बाद बहुत से लोगों के लिए नौकरी अगर में नहीं है, नौकरी ढूंढ रहे हैं, तो उनके लिए नई नौकरी की संभावना बन रही है। कई लोगों के लिए पद प्रतिष्ठा में वृद्धि भी बनेगी। पदोन्नति के लिए अगर मैं विशेष रूप से देखूं तो ये वर्ष कई बार आपको अवसर दे रहा है, कई बार दरवाजे खटखटा रहा है। अब चूंकि कई कंपनियों में रूल होते हैं कि भाई इसी दौरान हो सकता है या इतने वर्ष के बाद होता है, तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन यह वर्ष कई बार दरवाज़ा आपका खटखटाएगा। मार्च में प्रमोशन का योग बन रहा है, अप्रैल में बन रहा है, मई में बन रहा है, जून में बन रहा है, जुलाई, अगस्त, नवंबर और दिसंबर, इतने महीने हैं जो पद प्रतिष्ठा में वृद्धि के लिए शुभता लिए हुए दिखाई दे रहे हैं। और विशेष करके मार्च और अप्रैल का महीना, ये महीना विशेष रूप से पद प्रतिष्ठा में वृद्धि के लिए संकेत दे रहा है आपके लिए। तो ये एक मोटा मोटी देखा जाए तो पॉजिटिव बात हुई। निगेटिव बात क्या हुई? केतु दूसरे भाव में है। इनकम चाहे जितनी हो जाए, बचत में काफ़ी कठिनाई महसूस होगी। अनावश्यक का धन खर्च, बिना सोचे समझे धन खर्च। और केतु जो है वो थोड़े इन्फ्लुएंसर हैं, किसी भी चीज़ को बहुत बढ़ा चढ़ा करके करने में समर्थ हैं। तो यहाँ पे सेविंग की स्थिति में होंगे तो सेविंग नहीं करने देंगे। ये धन के घड़े में छेद रूपी स्थिति हो जाती है, पैसा चाहे जितना भी है बचेगा नहीं। और बिना सोचे समझे भी कई बार आदमी निवेश कर देता है। तो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट पर आपको ध्यान रखना होगा, बिना सोचे समझे धन खर्च ना करें, बचत प्रभावित हो सकती है, तो सेविंग पर आपको थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। कार्य व्यापार के लिए वर्ष जो है वो सहयोगी दिखाई दे रहा है। इसमें कुछ महीने जरूर ठीक नहीं है, बट ओवरऑल अगर मैं वर्ष की बात करूं तो वो काफ़ी आपके लिए योगकारी दिखाई दे रहा है। विवाह की अगर मैं बात करूं, जो लोग एक तो देखिए कर्क में यह बात नहीं बोल पाया, कर्क और सिंह वालों का जो प्रेम संबंध हो या वैवाहिक जीवन हो, यह प्रभावित रहता ही है, क्योंकि दोनों लग्न राशियों के लिए जो सप्तम भाव है वो एक्सट्रीम एनिमी का है, परम शत्रु का है। तो अक्सर सिंह वालों का लड़ाई झगड़े में और कर्क वालों का रोते हुए वैवाहिक जीवन, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, उसमें से 10-5% एक्सेप्शन भी होते हैं। अब उसमें बहुत ही अच्छी स्थिति ग्रहों की हो तो बहुत हंसते खेलते भी बीतता है, लेकिन सिंह वालों का बहुत ज़्यादा कलेश, लड़ाई झगड़ा, और कर्क वालों का अनमनापन, निराशा, भावनात्मक कष्ट जीवन साथी के कारण हमेशा कहीं न कहीं, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, जीवन साथी के कारण उसकी आंखों में आंसू बना रह सकता है। तो इस प्रकार का योग बनाते हैं। तो बहुत अच्छी कुंडली विवाह के दृष्टिकोण से कर्क और सिंह है नहीं। फिर भी जब विवाह की बात अगर मैं करूं, जो लोग अविवाहित हैं, विवाह होने जा रहा हो जिनका, उनके लिए पूरा वर्ष लगभग जो है आपके लिए अनुकूल है। विशेष करके शुरुआत के जून तक और उसके बाद नवंबर दिसंबर तक, यानी प्रारंभ में जनवरी से जून तक का समय आपके लिए काफ़ी अनुकूल है। फिर नवंबर और दिसंबर तक जो है वो आपके लिए योगकारी बन रहा है। जैसा मैंने कहा, कर्क और सिंह की कुंडली संवेदनशील होती है। कुंडली मिला करके विवाह करना चाहिए आपको, अच्छे से अच्छा मैच हो तभी आप जो है वो करें। शनि के दृष्टि के प्रभाव के कारण जो लोग विवाहित हैं या प्रेम संबंधों में हैं, जीवन साथी के कारण से
टकराहट की स्थिति बनी रहेगी, क्योंकि शत्रु दृष्टि सीधी पड़ रही है लग्न पर और चतुर्थ भाव भी ठीक नहीं है। तो पारिवारिक जीवन में कलह, क्लेश, परिस्थिति जन्य दूरी और टकराहट की स्थिति बने, टूटेगा नहीं बट वाद विवाद जो है वो होने की संभावना यह वर्ष बनाए रखेगा आपके लिए। स्वास्थ्य के लिए आपके लिए कर्क से भी ज़्यादा संवेदनशील हो रहा है, क्योंकि आपके अष्टम भाव में राहु रहेंगे पूरे वर्ष पर्यंत और शनि रहेंगे आपके सप्तम भाव में। अष्टम भी प्रभावित हो रहा है, सप्तम में होने के कारण सीधी दृष्टि लग्न पर और चतुर्थ भाव में हो रही है। सेहत को लेकर के सिंह वालों को कर्क वालों से भी ज़्यादा सावधान रहना चाहिए। आपकी कुंडली में, अगर आपकी जन्म कुंडली में आपकी का चंद्रमा जो है मकर राशि, कुंभ राशि या मीन राशि का बैठा हो, यानी आपको 7.5 भी चल रही हो, या शनि की दशा या अंतर्दशा चल रही हो, राहु की दशा या अंतर्दशा चल रही हो, तो आपको अधिक सावधान रहना है। राहु या शनि की दशा अंतर्दशा में यदि सूर्य का अंतर प्रत्यंतर आ रहा हो तो सावधानी को डबल कर दीजिएगा, क्योंकि यह सेंसिटिव बना रहे हैं स्थिति को। उपचार सफलता के सूत्र में चर्चा करूंगा, यहाँ पर सिर्फ सेक्शंस बता रहा हूँ कि कौन कौन से सेक्शन आपके प्रभावित होने के आसार दिखाई दे रहे हैं और क्यों दिखाई दे रहे हैं। तो स्वास्थ्य का आपको पूरे वर्ष पर्यंत ध्यान रखना है, यह संवेदनशील हो रहा है। संतान प्राप्ति के लिए अगर मैं बात करूं तो वर्ष काफ़ी शुभता लिया हुआ है। तो जो लोग बच्चे की प्लानिंग कर रहे हैं उस दृष्टिकोण से अच्छा है। शिक्षा प्रतियोगिता में विशेष करके मई तक का महीना विशेष सफलता देने वाला दिखाई दे रहा है, काफ़ी उन्नति का जो है वो योग बन रहा है। संतान प्राप्ति के लिए भी पूरा अगर देखूं तो वर्ष ही शुभ है, उसमें मई तक का समय ज़्यादा शुभ है, जनवरी से मई, और जून जुलाई भी योगकारी है। तो कुल मिलाकर अगर मैं देखूं तो प्रारंभ से लेकर के जुलाई तक का जो समय है वो आपके लिए अच्छा योगकारी बन रहा है। और सबसे इसमें अगर एक्सट्रैक्ट करके निकाल लूँ कि उसमें भी क्या अच्छा है, तो वो जनवरी और मई का महीना हो रहा है। बाकी और अधिक जिसको जानकारी एकदम से प्लानिंग कर रहा होगा उसको दिखो तो कुंडली दिखा ले, लेकिन ये समय अगर आप सामान्य प्लानिंग करना चाहते हैं तो इस दौरान प्लानिंग कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा यह बच्चे के लिए योग बना रहा है। शिक्षा के लिए से मैंने कहा है काफ़ी शुभ योग है। जमीन जायदाद के दृष्टिकोण से देखूं तो बहुत शुभ वर्ष नहीं है जमीन जायदाद में निवेश करने के लिए। सुदूर, लेकिन जो लोग सुदूर प्रवास करना चाह रहे हैं, अपने जन्म स्थान को छोड़कर कहीं दूर जाकर बसना चाह रहे हैं, रहना चाह रहे हैं, कहीं विदेशों में सेटल होना चाह रहे हैं, उनके लिए यह वर्ष थोड़ा योगकारी है। खरीदने के लिए जमीन जायदाद मकान खरीदने के दृष्टिकोण से देखूं तो उतनी शुभता नहीं है, फिर भी जून और जुलाई का महीना थोड़ा योगकारी है। अगर आप प्लान कर रहे हैं प्रॉपर्टी लेने का, निवेश करने का, तो जून और जुलाई के लिए आप योजना इस वर्ष बना सकते हैं। जैसा मैंने कहा कि दूर जाके बसने की अगर मैं बात करूं, विदेशों में रहने के लिए स्थायी रूप से कहीं आप अपना पूरी तरह से शिफ्ट होना चाह रहे हैं, तो वैसे तो पूरा वर्ष अनुकूल है, लेकिन उसमें मई तक का समय और फिर वर्ष का अंतिम भाग नवंबर दिसंबर का महीना थोड़ा अधिक योगकारी हो रहा है। तो इसके हिसाब से आप प्लानिंग कर सकते हैं। वार्षिक राशिफल में तो प्लानिंग के लिए ही बात की जा सकती है कि आप पूरे वर्ष का में अपने लिए किस प्रकार की योजना बनाएं, तो इस प्रकार आप योजना बना सकते हैं। अब देखा जाए तो जो वर्ष के प्रारंभ में जो मैंने कहा है कि सभी के लिए आंशिक काल सर्प योग का प्रभाव बन रहा है, राहु केतु और बाकी ग्रहों की स्थिति को अगर देखा जाए तो यह आपके लिए दूसरे भाव और अष्टम भाव को प्रभावित कर रहा है, अर्थात वाणी, धन और स्वास्थ्य, ये तीनों चीज़ों प्रभावित जो है आपकी होने की संभावना जो है वो बनेगी। तो इन चीज़ों पर आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। वर्ष में शुभता के प्रभाव की अगर मैं बात करूं तो वह लगभग 60% जो है वो शुभता लिया हुआ यह वर्ष दिखाई दे रहा है। आपके लिए भी कर्क वालों की तरह जो स्वास्थ्य का मामला है वह थोड़ा अधिक संवेदनशील है, विशेष करके जैसा मैंने कहा, एक बार फिर से दोहरा दूं कि शनि और राहु की दशा अंतर्दशा हो और उसमें कहीं सूर्य का अंतर प्रत्यंतर टकरा रहा हो तो आपको अधिक सावधानी रखनी चाहिए। तो यह था 2024 के लिए आपके ग्रहों का सारांश, किस प्रकार का परिणाम मिलने की संभावना ग्रह बना रहे हैं। आपका आने वाला वर्ष 2024 खूब बढ़िया बीते, खूब अच्छा हो, शुभ हो और आपके लिए आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य में वृद्धि करने वाला हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूँगा। पुनः मुलाकात होती रहेगी आपसे इसी चैनल पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।